रहीम टुडेस टॉपिक ऑफ द वीडियो इज़ हीमोलिटिक अनीमिया। ये आपको सप्ली 12 में S19 यानी कि सप्ली 19 में और भी जो है वो जो क्वेश्चन है उनमें आया हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको अपने तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, सप्ली 20 में भी आया हुआ है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट कि इसमें हमारे पास होता क्या है कि इंक्रीज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेड सेल्स। ठीक है, इनके रेड सेल्स की डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है। एंड देन इसमें हमारे पास जो आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ हीमोलाइसिस। ठीक है, इसमें आपने सिर्फ इसके नाम जो 3 पॉइंट्स लिखे हुए याद करने की एब्नॉर्मलिटी होती है रेड सेल मेम्ब्रेन में, एब्नॉर्मल हीमोग्लोबिन होते हैं जैसे कि सिकल सेल एनीमिया। इसमें आपको क्या पता चलेगा जब आप मैकेनिज्म याद करेंगे तो इसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनका आपको आइडिया हो जाएगा। लाइक जो हमारे पास हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस होती है वो SCQ आया हुआ है। ठीक है, तो हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस जब होगी तो उसमें हमारे पास क्या सिनेरियो लिखा होगा कि रेड सेल की मेम्ब्रेन जो उसमें एब्नॉर्मलिटीज आ रही होंगी। ठीक है, और जब एब्नॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा तो उसमें हमारे पास सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, थैलेसीमिया हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसकी टाइप्स आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास अगर वेसल्स वॉल जो है उसकी एब्नॉर्मलिटी है तो फिर हमारे पास DIC जो है वो इसका मेन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इसकी ये अपने इस लिहाज से जो है इसका मैकेनिज्म याद रखना है। ठीक है, और ये MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साइड्स ऑफ द हीमोलाइसिस, इसमें इंट्रावेनस हीमोलाइसिस, इंट्रावेनस जो है ये सारा करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसमें जो हमारे पास इंट्रावेनस हीमोलाइसिस एविडेंस उसके बाद लिखा हुआ है और काजेज ऑफ इंट्रा, ये जो चीज़ें हैं काजेज ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस। ठीक है, तो इसके जो ये वाले 3 पॉइंट्स हैं ये आप एक दफ़ा रीड बस कर लेना, लेकिन ये जो काजेज है ना ये आपको बतानी चाहिए। काजेज में हमारे पास कहते हैं फेल्सिफॉर्म मलेरिया। ठीक है, पैरामीलिया ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस एंड माइक्रो एंजियोग्राफी। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आपने याद करने हैं। उसके बाद हमारे पास एस्ट्रोवेस्कुलर हीमोलाइसिस जो है उसके जो 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। उसमें क्या होता है कि रेड सेल्स जो है वो रिमूव हो जाती है फ्रॉम द सर्कुलेशन बाय द मैक्रोफेजेस। ठीक है, एंड देन इसमें हमारे पास कहते हैं हाइपरट्रोफी ऑफ द ऑर्गन्स हो जाती है। ये जो मेन पॉइंट है इसका ये है कि हाइपरट्रोफी ऑफ द ऑर्गन्स जो है वो हमारे पास किसमें होती है, एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस में। ठीक है, उसके बाद यानी कि स्प्लीनोमेगाली, हेपेटोमेगाली वगैरह आ जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसकी एविडेंस यानी कि हमारे पास इन्वेस्टिगेशन या हमें किस तरह से पता चलेगा हीमोलाइसिस का। ठीक है, तो ये भी हमारे पास जो मैंने आपको यहाँ पे बताया उसी को थोड़ा सा इन्होंने जो है वो ज़्यादा पॉइंट्स में लिखा हुआ है। लाइक अगर हमारे पास जैसे कि रेड सेल ब्रेकडाउन है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या होगा कि डिक्रीज हिपेटोग्लोब्यूलिन्स होंगे। ठीक है, और जो मैंने मार्क किया हुआ है वो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद बाकी इतना क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अनकॉन्जुगेटेड बाइलोरुबिन। ठीक है, यानी कि बाइलोरुबिन लेवल जो वो इंक्रीज आपको SCQ जो पूछा हुआ है ना उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि बाइलोरुबिन जो है वो इंक्रीज़ है, LDH इंक्रीज़ है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा तो उस तरह से भी आपको जो है वो आइडिया होना चाहिए। तो इसलिए ये वाले पॉइंट्स जो है आपने याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इंक्रीज रेड सेल प्रोडक्शन लीड्स टू द रेटिकुलोसाइटोसिस। ठीक है, रेटिकुलोसाइटोसिस। ठीक है, एंड इथ्रोइड हाइपरप्लेसिया एंड स्केलेटल डिफॉर्मिटीज। उसके बाद हमारे पास अदर इफेक्ट्स जो है ये इतना मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें जो मैंने ये ग्रीन पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए ना ये वो हैं जो कि आपको प्रॉफ के SCQ में पूछे गए हैं, यानी कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ ना। तो उस लिहाज से कि रेटिकुलोसाइट्स उन्होंने बताया हुआ था कि इंक्रीज़ है, वैल्यूएबल इंक्रीज़ है, LDH इंक्रीज़ है। ठीक है, और साथ में क्या है हमारे पास इनके रेड ब्लड सेल्स जो उनकी डिस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो हमारे पास फिर हमारे पास क्या होगा हीमोप्लास्टिक अनीमिया होगा। ठीक है, उसके बाद एसोसिएटेड फैक्टर और उसमें हमारे पास स्प्लीनोमेगाली जो कि मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा वेस्कुलर जब होगा तो तब हमारे पास ऑर्गन्स की हाइपरट्रोफी हो जाएगी। लाइक हमारे पास स्प्लीन जो वो पल्पेबल होगी या हम कह सकते हैं कि स्प्लीन जो वो स्प्लीनोमेगाली होगी। ठीक है, और यूरिक एसिड की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू दैट RBCs डिस्ट्रक्शन। अर्थात अदर जो इसका हमारे पास इन्वेस्टिगेशन में टेस्टिस आ जाती हैं उसमें कॉम्स टेस्ट जो है वो इसमें पॉजिटिव होता है, प्लाज्मा फ्री हीमोग्लोबिन। ठीक है, एंड रेडियो एक्टिव क्रोमियम टेस्ट जो है ये हम लोग करवा सकते हैं इसमें। ठीक है, ये भी SCQ में वैसे पॉइंट्स आप ऐड कर लें। और इसमें जो हमारे पास WBC काउंट होता है वो 8.5 × 10⁻9 होता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मैंने ऐड की हैं सो आप भी ऐड कर लेना। ठीक है, आपको ईजी हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाती है काजेज ऑफ द हीमोलिटिक अनीमिया। काजेज ऑफ द हीमोलिटिक अनीमिया जो है इसमें भी हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, लाइक ये इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि आपको MCQ जब पूछा जाएगा तो उसमें भी आपको बतानी चाहिए चीज़ें। ठीक है, और सिनेरियो बेस पे आ सकता है लेकिन मोस्टली इस तरह की जो चीज़ है वो आपको उसमें MCQ में पूछी जाएगी। ठीक है, तो इसकी टाइप्स हम देखें तो हमारे पास एक्वायर्ड होती है और उसके बाद हमारे पास कंजेनिटल होती है। ठीक है, जो हमारे पास कंजेनिटल है उसको हम इनहेरिटेड भी कहते हैं। इसमें हमारे पास रेड सेल की मेम्ब्रेन में अगर डिफेक्ट होगा तो हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस जो कि मैंने आपको उधर ऊपर मैकेनिज्म में भी बता दी थी बात। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हेरिडिटरी एप्लिक्टोसाइटोसिस ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला जो इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हीमोग्लोबिन एबनॉर्मेलिटीज़ अगर होंगी तो उसमें हमारे पास थैलेसीमिया सिकल सेल डिजीज़ वो जो मैंने आपको ऊपर बता दी। और मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी जो है वो आती है।
ठीक है? तो इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट है मतलब कि आपको क्या होगा, किस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा लाइक जैसे हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस है, हम उसको देखते हैं और सिकल सेल एनीमिया भी हमने करना है, थैलेसीमिया भी करना है। इसकी सारी डिटेल जो है वो हमने करनी है क्योंकि इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जैसे कि आपको सिकल सेल डिजीज़ के रिलेटेड जो है वो पूछा गया है, उसमें एब्नॉर्मल आरबीसीज़ हो जाते हैं, ठीक है? तो उसके साथ एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट ऐड होंगे, उससे आपको फिर आइडिया होगा कि हमारे पास क्या है, हेमोलिटिक एनीमिया की टाइप है, ठीक है? और हेमोलिटिक एनीमिया का जो सिनेरियो है वो अलग से आएगा, सिकल सेल का अलग से आएगा, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस का अलग से होगा, ठीक है? तो यानी कि इनकी टाइप्स का अब से अलग क्वेश्चन जो है वो बन के आएगा। सो आपने हर एक में जो है वो हेमोलिटिक एनीमिया ही सिर्फ नहीं लिख देना होता, ठीक है? तो उसके बाद हमारे पास एक्वायर्ड आ जाती है। एक्वायर्ड जो है इसमें आपने ये रीड कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? उसके बाद इसकी नॉन इम्यून ये भी अपने याद कर लेना। उसके बाद देन हमारे पास आ जाती है इनहेरिटेड में हम देख लिया, उसके बाद हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, ये आपको एमसीक्यू आया हुआ है। तो इसमें हमारे पास देखें क्या-क्या है कि इनहेरिटेड फैक्टर है सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है? और इसमें सेल्स जो है वो क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, ठीक है? उसके बाद चाइल्डहुड में ज़्यादा है, क्लिनिकल फीचर्स जो इंपॉर्टेंट हैं करने वाले वो हम देखते हैं अब। इंक्रीज बोन मैरो फंक्शन एंड सीवियर एनीमिया यानी कि एप्लास्टिक क्राइसिस होती है इसमें, ठीक है? उसके बाद जो मेन पॉइंट इसका याद रखने वाला है, जो आपने याद करना है इसमें से, ये जॉन्डिस, ठीक है? जॉन्डिस बाकी रीड करना है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और हाँ, ये लेग अल्सर्स, ठीक है? और पिगमेंटेड गॉल स्टोन्स, ठीक है? इससे आपको पता चलेगा कि ये डिफरेंशिएट है उससे, ठीक है? उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस इसी तरह से आपने याद रखनी है, ये भी आपसे इसमें क्या होता है, हमारे पास ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट होता है। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट जो है ये भी आपने याद रखना है, ठीक है? ये आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, ठीक है? तो ये आपने इसका जो है वो याद रखना है कि क्या होता है, ठीक है? और किसमें होता है, ठीक है? उसके बाद ये वाली जो चीज़ है ना कि ब्लड फ़िल्म जो है वो क्या शो करेगी, ये आपका एससीक्यू, अब उसमें सिर्फ़ हमने 2 चीज़ें, 2 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है? तो ये ब्लड फ़िल्म आपको एससीक्यू पूछा जाता है, ठीक है? और ये टेस्ट का नाम आपको एससीक्यू पूछ लिया जाता है, या फिर ये भी पूछ लिया जाता है कि ये टेस्ट को हम क्या कहते हैं, मतलब कि किस तरह से होता है, इसके ये हमने पॉइंट्स लिखने होते हैं। उसके बाद इसकी मैनेजमेंट में हमारे पास स्प्लेक्ट्रोटोमी करेंगे जब स्प्लीन हाइपरट्रोफिक होगी। उसके बाद एनीमिया एंड हेमोलिटिक क्राइसिस, यानी कि इन सब में हम लोग क्या करते हैं, स्प्लीनेक्टोमी करते हैं, ठीक है? और इसके बाद हेमोलिटिक क्राइसिस है तो उसमें हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं और फोलिक एसिड 5 मिलीग्राम डेली देते हैं फॉर इंडेफिनिट पीरियड, ठीक है? उसके बाद हेरिडिटी लिप्टोसिट, ये जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? इसको अपने एक दफ़ा रीड बस नहीं लेनी है, ठीक है? तो इसमें जो हमारे पास हेमोलिटिक एनीमिया था, उसमें मेन जो हमारे पास टाइप थी वो हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस थी, ठीक है? उसके बाद हमारे पास थैलेसीमिया आता है। थैलेसीमिया जो है ये मतलब बीडीएस में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? लेकिन इसका थोड़ा-सा आपको भी जो थैलेसीमिया अल्फ़ा बीटा है उसमें डिफ़रेंस थोड़ा-सा पता होना चाहिए, ये क्या होता है, तो ठीक है। तो ये जो इसके 2 पॉइंट्स हैं ये आपने याद रखने हैं। उसके बाद देन आगे जो याद करना है वो भी मैं आपको इसका जो बताती हूँ, इस हिसाब से आपने याद करना है। लेकिन मेन जो हमारे पास इसकी आ जाती है, आगे सिकल सेल डिसीज़ेज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।